आप जो अभी यहां देख रहे हैं वही अदृश्य भूमध्य रेखा है और इसकी सटीक स्थिति वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी से मेल खाती है। वैज्ञानिकों ने भूमध्य रेखा की स्थिति कैसे निर्धारित किया, उस उत्तर के पीछे दशकों का काम और भारी मानवीय लागत छिपी थी। इसके पीछे राजनीतिक चालबाजियां थीं तथा यह इतिहास की सबसे भव्य वैज्ञानिक पहलों में से एक थी। यह सब एक साधारण प्रश्न पूछे जाने से शुरू हुआ था। पृथ्वी का आकार क्या है? प्राचीन यूनानियों ने एक बार पृथ्वी की परिधि मापी थी। एराटोस्थनीज ने यह उपलब्धि ईसा पूर्व लगभग 240 में ही हासिल की। उन्होंने दो शहरों में पड़ने वाली छायाओं की तुलना करके पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर आंका। उसका अनुमान आश्चर्यजनक रूप से सटीक था। एक सवाल बचा हुआ था। एक प्रश्न शेष रह गया, क्या पृथ्वी वास्तव में परिपूर्ण गोला है या थोड़ी चपटी? 1687 में न्यूटन ने उसी प्रश्न का उत्तर दिया। उनका उत्तर था कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी थी। यह पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। पृथ्वी के घूर्णन से केंद्रापसारक बल द्रव्यमान को भूमध्य रेखा की ओर धकेलता है। यह बुनियादी भौतिकी का एक सरल परिणाम है। न्यूटन ने सिद्धांत प्रस्तावित किया था, पर उसे वास्तविक मापों से परखा नहीं गया था। लेकिन असली सवाल यह था, यदि पृथ्वी को चपटा कर दिया जाए तो? ऐसे में पृथ्वी का केंद्र ठीक कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पृथ्वी के सबसे 14 बिंदु पर ही होनी चाहिए। उस बिंदु को अभी भी खोजा जाना बाकी था। नेविगेटर नक्शों पर निर्भर करते थे और नक्शे सटीक निर्देशांकों पर निर्भर रहते थे। वे निर्देशांक भूमध्य रेखा की सटीक स्थिति पर निर्भर थे। कुछ किलोमीटर की त्रुटि पूरे मार्ग को भटका सकती थी, जिससे जहाजों और माल पर गंभीर खतरा मंडरा सकता था। यहां तक कि समुद्र में लोगों की जानें भी जा सकती है। इसमें 3-5 साल लगेंगे। फ्रांस ने समस्या से निपटने का फैसला किया। फ्रांसीसी विज्ञान अकादमी ने एक अभियान आयोजित किया। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, भूमध्य रेखा पर माप लेना। उनका उद्देश्य 1 डिग्री अक्षांश नापकर तुलना करना था। फ्रांस में किए गए मापों से इसकी तुलना की गई। फ्रांस में किए गए मापों के आधार पर क्या न्यूटन सही था? 37 वर्षीय गणितज्ञ चार्ल्स मैरी दे ला कोंडामिन ने स्वयं इस अभियान का नेतृत्व किया। उनके साथ 10 सहायक भी यात्रा में शामिल हुए। उन 10 सहायकों ने दक्षिण अमेरिका में पहले कभी नहीं देखे गए ऐसे उपकरण लाए, दूरबीनें और क्वाड्रेंट, विशेष धातु की छड़ें और गुरुत्व मापने का लोलक। उन उपकरणों का वजन कई टन था। मई 1735 में वे उन्हें लेकर लंबी यात्रा पर रवाना हुए। उनका गंतव्य भूमध्य रेखा के पास था। उस क्षेत्र पर स्पेन का नियंत्रण था। चूंकि यह क्षेत्र स्पेन के अधीन था, स्पेन ने उस अभियान को अनुमति दी और निगरानी के लिए अपने वैज्ञानिक भेजे। स्पेन के ताज का प्रतिनिधित्व करते हुए जॉर्ज जुआन और अंटोनियो दे उल्लोआ। उन्होंने स्पेनिश ताज का प्रतिनिधित्व करते हुए अभियान के साथ 8 महीने तक यात्रा की। मार्च 1736 में वे क्विटो पहुंचे और वहां तुरंत अभियान की तैयारियां करने लगे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि आगे उन्हें किस तरह की कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उनकी योजना सरल थी, मेरिडियन चाप की लंबाई नापना ही उद्देश्य था। लेकिन मेरिडियन चाप की लंबाई नापना असल में बेहद कठिन रहा। सबसे पहले उत्तर दक्षिण रेखा पर स्थित 2 सर्वेक्षण बिंदु चुने। ये दोनों सर्वेक्षण बिंदु अक्षांश में लगभग 3 डिग्री अलग थे, यानी उनकी सीधी रेखा की दूरी लगभग 330 किलोमीटर थी। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच जमीन पर दूरी को सटीक रूप से मापे। उन्होंने धातु की 6 मीटर लंबी मापने वाली छड़ें सिरा से सिरा जोड़कर जमीन पर एक के बाद एक बिछाईं। उन्होंने 6 मीटर लंबी धातु की छड़ें अंत से अंत जोड़कर पूरे 330 किलोमीटर खंड में ये प्रक्रिया दोहराई। तीसरा, प्रत्येक सर्वेक्षण बिंदु पर चुने गए तारे का क्षितिज से ऊपर का कोण मापे। यह बिंदुओं के अक्षांश में कोणीय अंतर बताता है। चौथा कदम अंतिम गणना करना है। मापी जमीन की दूरी को कोणीय अंतर से मिलाए। इससे वे उस अक्षांश पर पृथ्वी की त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। वे फिर उस परिणाम की तुलना फ्रांस में लिए गए मापों से करते हैं। यदि विषुवीय त्रिज्या अधिक बड़ी हो, यदि भूमध्यरेखीय त्रिज्या बड़ी निकली, तो न्यूटन के सिद्धांत की पुष्टि होगी। अभियान ने क्विटो के पास शुरुआत के लिए एक सर्वेक्षण बिंदु चुना। दूसरा सर्वेक्षण बिंदु दक्षिण में स्थित था। दोनों सर्वेक्षण बिंदुओं के बीच गहरी खाइयां, नुकीले पहाड़ और नदियां फैले हुए थे। उन नदियों, गहरी खाइयों और नुकीले पहाड़ों के बीच ला कोंडामिन ने त्रिकोणमापन के लिए 4680 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ा। ऊंचाई से ला कोंडामिन बहुत असहज हो गया। उन्होंने ऊंचे स्थानों पर मीनारें बनाई। उनके बीच के कोणों को मापकर उन त्रिकोणों से जुड़ा एक विस्तृत नेटवर्क तैयार किया। इन मापों से काफी लंबी दूरी पर सटीक नाप संभव हुआ। इन्हीं टावरों पर किए गए मापों से त्रिकोणमिति ने लंबी दूरी पर सटीक माप संभव कर दिया। त्रिकोण मापन के लिए उन्होंने वास्तव में 3 वर्षों में 13 मीनारें बनाई। प्रत्येक मीनार को कठिन और दुर्गम भूभाग में खड़ा करने में कई हफ्ते लगे। मूसलाधार बारिशों से उपकरण खराब हो सकते थे। बिजली उनकी धातु की संरचनाओं पर भी गिर सकती थी। अगस्त 1737 में अभियान के चिकित्सक सेंगे का निधन हो गया। वह सिर्फ 38 साल का ही था। वह बीमारी की वजह से नहीं मरा, असल में उसकी हत्या की गई थी। नजदीकी कस्बे में उसने सार्वजनिक जगह पर एक महिला पर हमला होते हुए देखा और मदद के लिए आगे बढ़ा। कई पुरुषों ने उसे घेर कर हमला कर दिया और अनेक घातक छुराघातों के कारण उसकी मौत हो गई। अभियान लगभग समाप्त होने ही वाला था। तब फ्रांसीसी टीम हार मानने वाली थी, लेकिन ला कोंडामिन ने जोर देकर कहा कि मिशन जारी रहना चाहिए।
1729 में अचानक एक नया संकट सामने आ गया। इस संकट के बाद वे यह तय करने को लेकर कि खोजों का श्रेय कौन लेगा, तीव्र भयंकर विवादों में फट पड़े। उसके बाद कई लोग एक दूसरे से नहीं बोले। एक ही प्रोजेक्ट पर होने के बावजूद वे अलग अलग काम करते थे, केवल जरूरी होने पर ही डेटा की तुलना करते थे। टीम के भीतर तनाव घुटन सा था। कई सालों की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने सारा डेटा इकट्ठा कर लिया। सभी इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर उन्होंने जमीन पर कुल 330,728 मीटर मापे। दो बिंदुओं के बीच का कोणीय अंतर 3 डिग्री 7 फीट मापा गया। अंतिम गणनाओं से पता चला पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या वास्तव में बड़ी साबित हुई। न्यूटन सही थे, यह दर्शाता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर सामने आया। भूमध्य रेखा केवल एक साधारण रेखा नहीं है, यह पृथ्वी पर व्यास में सबसे बड़ा वृत्त है और यह ध्रुवों से ठीक 90 डिग्री दूर है। और अब वे इसका सटीक स्थान बिल्कुल ठीक से निर्धारित कर सकते थे। सितारों को संदर्भ के रूप में अगर कोई तारा ठीक आपके सिर के बिल्कुल ऊपर से बिना उत्तर दक्षिण किसी खिसकाव के सीधा गुजरता है, तो आप ही भूमध्य रेखा पर है। ला कोंडामिन ने अक्षांश को सटीक रूप से 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड पर निर्धारित किया। वह जगह क्वीटो के ठीक बाहर थी। उनकी साइट की मापें 100 मीटर के भीतर सटीक निकली। मिशन के बाद उन्होंने सामान्य रास्ते से फ्रांस लौटने का निर्णय नहीं लिया। इसके बजाय वे नक्शे के बिना अज्ञात अमेजन की खोज के लिए निकल पड़े। मई 1743 में वह 2 सहायकों के साथ अमेजन की खोज के लिए रवाना हुआ। उन्होंने लकड़ी का राफ्ट बनाया और 4 महीने तक नदी की धारा में बहते रहे। यात्रा के दौरान वे नदी की चौड़ाई, गहराई और धारा को मापते रहे तथा पौधे, जानवर और खनिजों के नमूने निरंतर इकट्ठा करते रहे। उन्होंने हर ठहराव पर अक्षांश दर्ज किया। जब नदी ने भूमध्य रेखा पार की, उन्होंने फिर से उसी स्थान पर निशान लगाया। पर्वतीय सर्वे की तुलना में कम सटीक होने के बावजूद उसने पहले के नतीजों की पुष्टि की। सितंबर 1743 में वे एक लंबी यात्रा के बाद अटलांटिक तक पहुंचे। 5000 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद वे अटलांटिक पहुंचे और पिएरे बूगेस सामान्य मार्ग से लौट आए। 1744 में पेरिस पहुंचते ही उन्होंने अपने निष्कर्ष शीघ्र प्रकाशित करवा दिए ताकि सारा श्रेय उन्हें मिल सके। 6 महीने बाद ला कोंडामिन अपने गहरे क्रोध के साथ फ्रांस वापस लौट आया। उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और सार्वजनिक रूप से बोगेर की आलोचना की। उनके बीच यह विवाद कई वर्षों तक चला। अभियान का एक और सदस्य फ्रांस वापस नहीं लौटा। लुई गोदिन को सबसे बुरा नसीब मिला। वह दक्षिण अमेरिका में ही रुक गया और पेरू की एक महिला से विवाह कर 1749 में उनका एक पुत्र हुआ। वह परिवार को लेने जाते वक्त जंगल में गायब हो गया। उसकी पत्नी इसाबेल फिर भी अपने भाइयों को साथ लेकर खोज में निकल गई। गाइडो समेत कुल 30 लोगों के साथ इसाबेल 1750 में जंगल में दाखिल हुई। उन लोगों में से 45 दिन बाद इसाबेल अकेली लड़खड़ाती हुई जंगल से बाहर निकली। उसके कपड़े फटे चिपटे थे। वह काफी भूखी और बेहद भ्रमित हालत में थी। उनमें से किसी का भी फिर कभी कोई पता नहीं चला। 1792 में अन्य वैज्ञानिकों ने उन मापों को एक बार फिर से नापा और दर्ज किया। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने फ्रांस में एक मेरिडियन चाप का पुनः मापन किया और पहले के निष्कर्षों की पुष्टि की। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने पाया कि भूमध्य रेखा की त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या से 21 किलोमीटर अधिक थी। 1799 में इसके बाद इक्वाडोर के लिए एक नई खोज यात्रा रवाना हुई। नए अभियान ने अधिक सटीक उपकरणों से ला कोंडामिन के निशान का स्थान की पुष्टि की। उस निशान की आरंभिक त्रुटि 50 मीटर से कम थी, लेकिन उसके बाद एक अनपेक्षित समस्या अचानक उत्पन्न हो गई। उस अप्रत्याशित समस्या के कारण भूमध्य रेखा थोड़ी सी खिसक रही है, पर यह हिल रही है। वास्तव में पृथ्वी लगातार डोलती ही रहती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष थोड़ा सा खिसकता है। इसे ध्रुवीय विचलन कहा जाता है और इसका परिमाण बहुत ही छोटा होता है। यह केवल कुछ मीटर प्रति सदी है। इसका मतलब यह है कि विषुवत रेखा स्थिर नहीं रहती। समय के साथ यह उत्तर और दक्षिण की ओर धीरे धीरे कुछ दूरी तक खिसकती रहती है। वास्तव में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें सक्रिय रूप से हिल रही हैं और महाद्वीप धीरे धीरे खिसक रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण ला कोंडामिन का सर्वेक्षण स्थल 1736 से स्थानीय रूप से लगभग 2 मीटर ऊपर उठ चुका है। हालांकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर ही रहती है, लेकिन पृथ्वी की सतह पिछले दशकों में बहुत बदल चुकी है। फिर भी आज उपग्रह और जीपीएस विषुवत रेखा का पता सेंटीमीटर स्तर की सटीकता से निश्चित रूप से लगा सकते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत और तरीके नहीं बदले। वे वही रहे: कोण मापन, त्रिकोणमिति और न्यूटन की भौतिकी, जो लगातार प्रयोग में आते रहे। ला कोंडामिन ने पहला कदम उठाया। यहाँ एक प्रसिद्ध स्मारक गर्व से खड़ा हुआ है। यह स्मारक भूमध्य रेखा को चिह्नित करता है और हर साल लाखों लोग आते हैं। लेकिन स्मारक गलत जगह पर है। वह स्मारक सच्ची विषुवत रेखा से 262 मीटर दक्षिण में स्थित है। यह त्रुटि शुरुआती असटीक सर्वेक्षणों के कारण हुई थी, इसलिए स्मारक गलत जगह पर स्थापित हुआ। यह स्मारक 1936 में स्थापित किया गया था। यह उस समय के सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षणों पर आधारित था। बाद में जीपीएस मापों से विचलन की पुष्टि हुई। वास्तविक भूमध्य रेखा पास के एक संग्रहालय से होकर गुजरती है।
अभी भी कम ही लोग जानते हैं कि वह प्रसिद्ध स्मारक वास्तव में एक पर्यटन आकर्षण है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान अनदेखा किया गया है। इसी तरह युगांडा में भी कुछ अन्य भूमध्य रेखा के स्मारक स्थित है। इंडोनेशिया, ब्राजील और गैबोन में भी कुछ भूमध्य रेखा के स्मारक सटीक है, जबकि अन्य नहीं। उनकी सटीकता काफी भिन्न होती है, लेकिन सभी का संदर्भ शून्य अक्षांश ही होता है। विषुवत रेखा का सटीक मानचित्रण ने नौवहन के तरीके बदल दिए। विमान और उपग्रह भूमध्य रेखा को संदर्भ के रूप में उपयोग करते हैं। अगर वह संदर्भ तंत्र बाधित हो जाए तो एक विमान अपने मार्ग से भटक सकता है। अगर ला कॉन्डामीन के माप 10 किलोमीटर तक गलत होते तो आज के उपग्रहों की स्थिति 10 किलोमीटर तक गलत होती। ऐसा होने पर सिग्नलों में त्रुटियां, देरी और व्यवधान पैदा हो जाते। उन सटीक मापों की वजह से बाद के समायोजन खर्चों में कुल मिलाकर दसों अरब डॉलर की महत्वपूर्ण बचत हुई। 1958 में एक जियोडेटिक संदर्भ प्रणाली ने विषुवत रेखा को गणितीय रूप से परिभाषित कर दिया था। वह जियोडेटिक संदर्भ प्रणाली अब भू सर्वेक्षणों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वैश्विक पृथ्वी मॉडल पर आधारित थी। उन्होंने उस वैश्विक पृथ्वी मॉडल के अनुसार भूमध्य रेखीय त्रिज्या को 6388 मीटर पर स्थिर रूप से निर्धारित किया और ध्रुवीय त्रिज्या को 6356 मीटर के मान पर उन्होंने औपचारिक रूप से निर्धारित किया। विषुवीय और ध्रुवीय त्रिज्या के बीच का अंतर 21335 मीटर के बराबर है। यह WGS 84 मॉडल, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984, जीपीएस के लिए मानक संदर्भ है और पृथ्वी पर हर जीपीएस रिसीवर इसी पर निर्भर है। पृथ्वी पर मौजूद हर जीपीएस रिसीवर इसी पर निर्भर है। जब आपका फोन अक्षांश शून्य दिखाता है, वह प्रणाली दरअसल 1736 के अभियान में की गई गणनाओं तक जाती है और उनका उपयोग करती है। ला कॉन्डामिन ने साबित किया कि भूमध्य रेखा पर सटीक माप लेना संभव था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने सटीकता बढ़ाने के लिए विधियों को परिष्कृत किया। इन सुधारों के बावजूद मूल सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं आया। भूमध्य रेखा पर कुछ अनूठी घटनाएं होती हैं। भूमध्य रेखा पर केंद्रापसारी बल अधिकतम है। भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का वजन ध्रुवों के मुकाबले लगभग 5% कम होता है। मानवों को यह फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन संवेदनशील उपकरण साल में 2 बार सूर्य भूमध्य रेखा को सीधे पार करने का पता लगा सकते हैं। वसंत एवं शरद विषुवों पर ठीक दोपहर के समय यही घटना घटित होती है। तब ऊर्ध्वाधर खंभा छाया नहीं डालता है, सूर्य ठीक सिर के ऊपर है। फिर भी विषुवत रेखा के बारे में मिथक आज भी जमे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर लोग कहते हैं कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर पानी विपरीत दिशाओं में घूमता है। छोटे पैमाने पर यह मिथक है। यह प्रभाव केवल बहुत बड़े जल निकायों पर ही स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में चक्रवात विपरीत दिशाओं में घूमते हैं, लेकिन यह रसोई के सिंक में नहीं होता। एक और मिथक है कि आप भूमध्य रेखा पर अंडा खड़ा करके संतुलित नहीं कर सकते। विज्ञान अपने आप में वास्तव में इतना अद्भुत है कि उसे किसी भी अतिरिक्त मिथक या कहानी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। यह अभियान 1 दशक तक चला। उस अभियान के 11 मूल सदस्यों में से 3 मर गए। एक मानसिक टूटन से गुजरा। 2 आर्थिक रूप से बर्बाद हुए। इन विवादों ने उन दोस्तियों को तोड़ दी जो कभी मजबूत थी। विवादों के बाद उसने सारी दौलत खर्च कर दी और अंततः गरीबी में मर गया। उन्होंने शेष जीवन अपने निष्कर्षों को लिखने और उनके बचाव में बिताया। अंततः वह 1774 में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पियरे बूगेर भी गरीबी में मर गया। वह 1758 में केवल 60 वर्ष की आयु में था। वह ला कॉन्डामिन से कभी सुलह नहीं कर पाया। दोनों उसके मरने तक अलग रहे। लुई गोडिन जो जंगल में गुम हो गया था और वह 20 साल बाद अचानक दिखा। आज तक यह नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। बाद में उसकी पत्नी इसाबेल फ्रांस लौट आई और जंगल की भयानक परीक्षा से बचकर एक उत्तरजीवी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इसाबेल जंगल के आघात से कभी पूरी तरह उबर ना पाई। 1792 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके वैज्ञानिक प्रयासों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसकी विरासत आज तक बनी हुई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।